चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ही हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे हमारे आगे के चैप्टर्स का स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए चीजों की शुरुआत करो तो समझने की कोशिश। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीधी सादी भाषा में अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कुछ रूल्स है, ये कुछ गाइडलाइंस है जो हमें ये बताती है कि अगर किसी भी फर्म में, फर्म मतलब किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी भी जगह अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब अकाउंट्स अगर मेंटेन करना है तो अकाउंट्स को मेंटेन कैसे किया जाना चाहिए, इसके जो तौर तरीके होते हैं, इसके जो कायदे कानून होते हैं, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं। समझ में आ गया। तो सीधी सादी बात में अगर मैं कहूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जो हमें अकाउंटिंग करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉलो करना पड़ता है। अब यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जब कभी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई जाए तो जो अलग अलग कंपनीज के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो इजी टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए बहुत ज्यादा आसान होने चाहिए और इजीली हम उनको क्या एक कंपनी के अकाउंट्स को दूसरे कंपनी के अकाउंट्स को हम क्लियरली क्या समझ सके। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड्स है ये क्या कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं, एक्यूरेसी लेकर आते हैं, प्लस रिलायबिलिटी और क्लैरिटी लेकर आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, ठीक है। सीधी बात करूं तो वापस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ रिटन रूल्स होते हैं जो आपकी इश्यू किए जाते हैं एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज द्वारा। कुछ बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट्स होती हैं जो एक्सपर्ट होती है अकाउंट्स में, वो क्या करते हैं, ये सेट ऑफ रूल्स क्या इस्टेब्लिश करते हैं। समझ में आ गया। ये हमें क्या कहते हैं, हमें गाइडेंस देती है कि कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे मेजर करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट और जो आगे के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्या है, क्यों हमें सेट ऑफ रूल्स चाहिए, कुछ सेट ऑफ रेगुलेशन चाहिए ताकि हम हमारे अकाउंटिंग को क्या कर सके। तो सबसे पहला ये कि ताकि पहला रीजन ये आता है कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या प्रॉपर्ली समझ सकें। फिर दूसरा क्यों पड़ता है, दूसरा ये पड़ता है ताकि जो अकाउंटेंट्स है वो प्रॉपर्ली एक यूनिफॉर्म जो प्रोसीजर होता है, जो प्रैक्टिस होता है, उसको क्या फॉलो कर सके। साथ ही साथ टू फैसिलिटेट द मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। यहां पे हम इसलिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए क्योंकि जब सब एक जैसा ही अकाउंटिंग क्या करेंगे अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, तभी क्या कर पाएंगे हम एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ अकाउंट्स मेजर कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। सही बात है। पता चला एक कंपनी फलाना अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, बी कंपनी फलाना दूसरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रही, तो क्या जो ये है क्या एंटिटीज है क्या प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगी, क्या प्रॉपर्ली जो कंपैरिजन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है। साथ ही साथ जो रिलायबिलिटी है, ठीक है, जो रिलायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और भी बढ़ाया जा सके, इस वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए। और जब कभी भी लीगल रिक्वायरमेंट, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल अकाउंट की, वो पूरी हो सके, इसलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे चाहिए। अब IFRS क्या है ये समझ लो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो इश्यू किसके द्वारा किया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा क्या इस्टेब्लिश किए गए। ये बताती है कंपनी को कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट करना चाहिए अलग अलग ट्रांजैक्शंस आपके अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। जो मेन पर्पस होता है IFRS का वो क्या होता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना और ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के एक्सेप्ट किया जा सके, ताकि जो रिपोर्ट है और भी फाइनेंशियल रिपोर्ट और भी ज्यादा क्लियर, रिलायबल और इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंपेयर। सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं, इंटरनेशनल में भी, मतलब एक कंपनी जो दूसरी कंट्री में और एक कंपनी जो दूसरी कंपनी में, अगर उनके भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आराम से चीजें लेके चल सकते हैं। समझ में आ गया। इतना पार्ट क्लियर। नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में वो क्या है, चलो वो देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये आपको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लो, चीज आपकी आराम से हो जाएगी। सबसे पहला क्या था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये एप्लीकेबल कब होना चालू किया, जो कंपनीज होती, कंपनीज में ये एप्लीकेबल 1 अप्रैल 1991 को होने लगा, और बाकी जो दूसरे टाइप के फर्म्स होते हैं वहां पे 1 अप्रैल 1993 से ये एप्लीकेबल होना शुरू किया। अभी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है ये यूज क्यों होती है, ये यूज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या प्रिपेयर करने में, और कहती है कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट से जो भी ट्रांजेक्शन मेंटेन किए जाते हैं वो एक जगह पे अच्छी तरीके से क्लियरली क्या मेंटेन होने चाहिए। दूसरा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ये कब से शुरू हुई, 1 अप्रैल 1991 से एप्लीकेबल हुआ।
सारे फर्म को, सारे टाइप के फर्म्स होते हैं उन सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी इन्वेंट्रीज मतलब जो भी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उन सभी स्टॉक्स को जो सबसे कम प्राइस होती है, सबसे कम प्राइस होती है, सबसे कम कीमत पे हमें क्या करना चाहिए, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, या फिर जो कॉस्ट वैल्यू होती है उस कॉस्ट वैल्यू पे हमें क्या करना चाहिए, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर क्या बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 अप्रैल 2001 से हुआ, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोला जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम पीरियड एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्या बोला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर 2018-19 का बनाया जा रहा है इस साल का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी 18-19 का ही होना चाहिए, वो 19-20 का चलेगा नहीं। मतलब जिस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा रहा है उसी साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना चाहिए। और यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इन्वेंट्रीज को लेकर यहाँ पे क्या बोला, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब देखो कई बार कैसा होता है, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमारी बुक, हमारी जो अकाउंट्स की जो बुक होती है उसके हिसाब से कुछ चीजों की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है और मार्केट प्राइस थोड़ी सी अलग होती है। कई बार कैसा होगा मालूम है क्या, आपके बुक के हिसाब से जो स्टॉक की वैल्यू है, जो इन्वेंट्रीज आपकी पड़ी है वो ज्यादा है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू कम पड़ रही है। तो जब हम रिकॉर्ड वापस से करेंगे ना, तो हम मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस में सबसे ज्यादा कम कौन है देखेंगे, तो जो कम होगी वो रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ये एप्लीकेबल कब है, 1 अप्रैल 1995 से ये एप्लीकेबल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला है जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज होती है, उनकी जो भी यूजफुल होती है, जब तक उसको हम लोग यूज करते रहते तब तक हमें उन पर क्या डेप्रिसिएशन लगाते रहना चाहिए, सिस्टमैटिक डेप्रिसिएशन। हाँ, ऐसा नहीं एक साल ये लगाया दूसरे साल वो लगाया तीसरे साल वो लगाया, ऐसा नहीं चलेगा, ये ना चल। फिर क्या बोला अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एप्लीकेबल कब है, 1 अप्रैल 1991 से कंपनीज पे, और फिर 1 अप्रैल 1993 से बाकी तरह के फर्म से। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब R&D किया जाता है। R&D मतलब क्या होता है सर, R&D मतलब सीधी सादी भाषा में कहूँ, जब कभी भी कंपनियां क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स में कुछ नया लाना चाहती है, कुछ इनोवेटिव लाना चाहती है, तो वो क्या करती है, रिसर्च करती है उस प्रोडक्ट पे। और यही चीज की है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में जो भी खर्चा होता है उस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे इस साल हुआ तो वो इस साल का खर्चा एज एन एक्सपेंस क्या किया जाना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए, समझा। फिर क्या बोला रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये एप्लीकेबल कब हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 1 अप्रैल 1991 को एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। और बाकी तरह के फॉर्म में 1 अप्रैल 1993 में एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। इट लेज डाउन द रूल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे गए कि कौन सी चीजों को हम एज ए इनकम ट्रीट करेंगे, कौन सी चीजों को एज ए रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बोली गई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन किस हिसाब से, उस हिसाब से क्या इसको रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा, क्या इसको इनकम ट्रीट किया जाएगा, इसके बारे में हमें ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बताता है। फिर बोला अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट मतलब जो एक साल से ज्यादा तक हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म फायदा देते हैं उसको हम लोग बोले, ठीक है। ये एप्लीकेबल कब है, ये एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1991 से कंपनीज पे और 1 अप्रैल 1993 से दूसरी कंपनी में, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है फिक्स एसेट्स का क्या बोला गया, हमेशा जो कॉस्ट है फिक्स एसेट का वो हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमें लिखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर जैसे मशीनरी ला रहा हूं और मशीनरी लाने में जो खर्चा हुआ ठीक है 2 लाख की मशीन हुई, अब उसको लाने में 5,000 खर्चा हुआ, इसको इंस्टॉल करने में 5,000, तो टोटल 10,000 का और खर्चा हुआ। तो यहाँ पे 2 लाख प्लस 10,000 फिर मिला के क्या होगा, मशीनरी का कॉस्ट बनेगा। मतलब मशीन को लाने में और लाके उसको वर्किंग कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होगा उन सभी को मशीनरी के मतलब उस एसेट का ही क्या माना जाएगा, एक्सपेंस क्या माना जाएगा, ठीक है। और एंड फिक्स्ड एसेट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन इट इज डिस्पोज्ड फॉर इट नो लॉन्गर गिव्स बेनिफिट। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जब कभी भी फिक्स एसेट को हम हमारे यूज में से निकाल देते हैं, ठीक है, उसको डिस्पोज कर देते कि यहाँ पे हमें कुछ भी फायदा दे रहा नहीं है, तो हमारी जवाबदारी बनती है हमें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से भी क्या निकाल देना चाहिए, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहता है। लास्ट क्या बोला गया अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये एप्लीकेबल कब हुआ, 1 अप्रैल 1994 से हुआ। अब क्या बोला है, गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ क्लियर एश्योरेंस दैट द बिजनेस विल फुलफिल द कंडीशन अटैच्ड टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बिजनेस को ग्रांट्स देती है, लेकिन जब ग्रांट्स देती है तो वहां पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन या टर्म्स एंड कंडीशन फलाना आपको मेंटेन क्या करना पड़ेगा, अगर आप मेंटेन करोगे तभी चीजें हो पाएंगी वरना हो नहीं पाएगा। तो यहीं पे वही चीज बोली गई है कि कभी भी जब गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं तो हमेशा बिजनेस में तभी वो क्या किया जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए अकाउंट्स में, जब ये बहुत क्लियर है कि जो बिजनेस है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करेगी तभी, वरना मत करो,
इसको रिकॉर्ड। फिर क्या बोला, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये एप्लीकेबल कब है, 1 अप्रैल 1995 से। अब यहाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मस्ट क्लियरली शो द डिफरेंस बिटवीन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहाँ पे बिजनेस को बहुत ही क्लियरली दिखाना चाहिए कि जो करंट इन्वेस्टमेंट और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है वो क्लियर बताना चाहिए। क्या बोला है, जो करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू। यहाँ पे ये बोला गया है हमेशा जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि जो कुछ टाइम के लिए होती है, 1 महीना 2 महीना या फिर 1 साल के अंदर अंदर तक रहती है, उनके लिए क्या होना चाहिए बोला गया है, तो उसको आप करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ये हमेशा लोअर जो वैल्यू होती है या फिर जो सही वैल्यू होती है उसी वैल्यू पे क्या आपका अकाउंट्स में दिखनी चाहिए। फिर उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या बोला है, ये हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होती है उस पर दिखानी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिस कीमत पे खरीदी गई है उस कीमत को क्या हमें शो करना चाहिए। फिर क्या बोला, अकाउंट फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये एप्लीकेबल कब है, 1 अप्रैल 2001 से। जो टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड इंक्लूडिंग बोथ करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट पीरियड। यही बोला गया है कि टैक्स एक्सपेंस जो उस पर्टिकुलर पीरियड का, चाहे वो करंट टैक्स हो या फिर डिफर्ड टैक्स है, अगर वो इस साल पे किया गया तो इस साल का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे हमें उसे एज एन एक्सपेंस का ट्रीट करना चाहिए, उसको भी हमें कैलकुलेट करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताना। अब अगला चैप्टर का मैं जल्दी लेकर आऊंगा वीडियो, ठीक है। कल हम इकोनॉमिक्स का 1 शॉट आने वाला, और भी चाहिए ओसी और एसपी चाहिए तो प्लीज मुझे बताना जरूर, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।